हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक डिमांड आया था स्टूडेंट से। ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये सब टर्म को थोड़ा अच्छे से सलीके से समझेंगे आज, है ना। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता ही आता है। एक दो क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए हैं, वो एग्जाम वाला सीरीज जो चला रहे थे क्वेश्चन वाला, उसमें क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए हैं ईएमएफ का। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सेल यही हमारा डिस्कशन का आज मुद्दा रहेगा। तो चलिए इसी पे बात करेंगे, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, ईएमएफ को समझते हैं और उससे भी पहले सेल को समझेंगे। सेल क्या होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार सेल समझ लिया तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, ये सारा कुछ समझना आसान हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप, ये सब कुछ समझ आएगा सही से। तो पहले सेल समझना जरूरी है, तो बात करते हैं सेल से। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल क्या होता है पहले तो ये समझा जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये एक वेसल है ना। ये एक वेसल है, ठीक है। दिस इज अ वेसल। पहले सेल समझना जरूरी है। और इसमें एक लिक्विड है, थोड़ा खास है ये लिक्विड, है ना, खासम खास। ये नॉर्मल लिक्विड नहीं है ना। ये इसमें एक लिक्विड है और इस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। बताएंगे अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये भी बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बस आप सुनते जाओ। इस लिक्विड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इस लिक्विड में दो कंडक्टिंग रॉड डालते हैं, है ना। दो कंडक्टिंग रॉड डालते हैं इस लिक्विड में, ठीक है। इस लिक्विड में क्या डाल देते हैं, और दो कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं, ठीक है। दो कंडक्टिंग, इस तरह से दो कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से दो कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं। सब बताते हैं अभी, ये कंडक्टिंग रॉड क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सब बताएंगे। ये इसको कह रहे हैं, ये किसका है, ये है कॉपर का, और ये किसका है, ये है जिंक का, है ना। जिंक मेटल होता है, कॉपर भी मेटल है। ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों ये क्या है, इलेक्ट्रोड, है ना। इलेक्ट्रोड, जो कॉपर जिंक है वो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई, है ना। ये पहले इतनी बात समझ में आई। अभी बता रहे हैं इस पे क्या हो जाएगी कहानी, है ना। अभी इस पे हम कुछ नहीं कर रहे, बस अभी बता रहे हैं अभी क्या होना है, ठीक है। ये पहले आप समझते जाओ अभी। तो सबसे पहले हम ये लिखे कि वेसल है और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले ये बता दें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक कंडक्टिंग लिक्विड, है ना। एक लिक्विड होता है, एक कंडक्टिंग लिक्विड होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। दैट conduct or help in conduction of electricity, that conducts electricity when dissolved in water, है ना। तो जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड में जो आयंस है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, चार्ज्ड पार्टिकल कुछ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैसे कुछ आयंस, है ना, कुछ चार्ज्ड स्पीसीज चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में वही होता है। ये एक ऐसा लिक्विड होता है कि इसको जब आप पानी में डालते हो तो ये डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, हमको आयंस मिल जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए बेहद जरूरी है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। करंट कंडक्शन में हेल्प करता है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है जब उसको आप पानी में डिसॉल्व कराते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। ये बताया कि ये कॉपर और जिंक वाला जो सेगमेंट देख रहे हो, ये कॉपर और जिंक वाला, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। इलेक्ट्रोड क्या है, बेसिकली ये कंडक्टिंग रॉड होता है ना। कंडक्टिंग रॉड होता है, कंडक्टर समझ लो ऐसे, है ना। ये भी फैसिलिटेट करता है आयंस के मूवमेंट को इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे। तो ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड है, कंडक्टिंग रॉड है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब कंडक्टिंग रॉड, है ना,
कुछ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर भी कह सकते हो उसको आराम से, कुछ कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई, यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा टर्म समझ गए सही से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे ईएमएफ समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब समझना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। तो ये पूरा सेटअप सेल का समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो आप सेल देख रहे हो, ये इसी सिस्टम को, इसी ऑपरेटर्स को पूरे को सेल बोलते हैं। अभी चार्ज वगैरह लगा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड पे, आराम से धीरे धीरे समझते जाओ अभी। तो अब क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ये जो पूरा सेल देख रहे हो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। वो कैसे आता है वो सारा अब बताने जा रहे हैं, है ना। करंट के बारे में आपको पता हो, करंट कैसे फ्लो होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, तभी करंट आता है ना। जैसे आप पढ़े होंगे हाउस होल्ड सर्किट में 220 वोल्ट लाइव वायर पे होता है, ब्लैक वायर 0 पे होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी करंट फ्लो होता है ना। तो जैसे पानी भी फ्लो कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस से। हीट एनर्जी कैसे फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस से। उसी तरह से करंट के बहने के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए क्या डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, तभी करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है। तो हमको भी यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लेके आना है इस सेल में, ताकि करंट फ्लो हो सके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है इसमें, है ना, इसको आगे की स्लाइड में लिखें। तो यहां पे भी हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये कैसे लेके आते हैं, ये यहां पे कैसे क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, कैसे, बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग अब समझने जा रहे हैं, इसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन नामक चीज है क्या, ये है क्या, ये चिड़िया केमिकल रिएक्शन, ये कहां से इसमें आ गया। तो ये बस आपको समझ आने वाला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, ये अब हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट चलिए हम लोग लेके चल रहे हैं H2SO4, है ना, ये डाइल्यूट H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब समझ में आया, एसिड को पानी में डाल रहे हैं ना, डाइल्यूट कर रहे हैं थोड़ा, है ना। एसिड पूरा ये कंसंट्रेटेड नहीं है, थोड़ा पानी है इसमें, डाइल्यूट है, ये डाइल्यूटेड, है ना। तो ये डाइल्यूट H2SO4 है, ताकि तभी तो ये आयंस में टूटेगा। H2SO4 जो है, ये H2SO4, तभी तो ये आयंस में टूटेगा, ये H+ और SO4-2, हमको तो यही चाहिए, हमको तो यही दोनों चाहिए, आयंस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, है कि नहीं। तो ये जब पानी में आप डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा H+ और SO4-2 में, है ना, H+ और SO4-2 में, ठीक है। ये दोनों आयंस में टूट गया, ये इतनी बात पहले समझ में आई। अब यहाँ पे ये जो SO4-2 है, ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड आयन है, और ये जो H+ है, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ये SO4-2, है ना, ये SO4-2, यहाँ पे देखो आप, ये SO4-2 जो यहाँ से बनेगा, है ना, ये जो SO4-2 बनेगा, इसको अलग कलर से यहाँ लिख के बताते हैं। ये SO4-2 जो बनेगा और H+ जो बनेगा, ये इस SO4-2, ये जो SO4-2 है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, है ना, ये SO4-2 ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो डिसोसिएट हुआ, ये आयंस में जो टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इंपार्ट कर देता है जिंक इलेक्ट्रोड को। SO4-2 आयन ये अपना इलेक्ट्रोड, अपना आयन, ये SO4-2 मतलब अपना इलेक्ट्रॉन,
ये SO4-2 इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये सब पहले समझ आता है कि नहीं। ये SO4-2 ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना। और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ये पहले समझ में आता है, ये पहले समझ में आता है। ये इलेक्ट्रॉन से अमीर है, ये इलेक्ट्रॉन से गरीब है, ऐसे आप समझ लो। तो SO4-2 के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा जिसके पास धन ज्यादा होगा वही दूसरे को धन दे पाएगा, नहीं जो गरीब है वो कैसे देगा, वो तो दूसरे से लेगा, है कि नहीं। तो SO4-2 इलेक्ट्रॉन से रिच है, तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू जिंक इलेक्ट्रोड, ये अपना इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड को दे देता है। SO4-2 अपना इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड को देता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। अभी बताते हैं क्यों उसी को देता है। और H+ जो है ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड। H+ कॉपर से लेता है और SO4-2 जिंक को देता है। अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों, है ना, ये जिंक को क्यों देता है और ये H+ कॉपर से क्यों लेता है, ये सवाल आता है दिमाग में, है कि नहीं, ये सवाल आता है। तो क्या है कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो जिंक है और ये जो कॉपर है, जिंक में ज्यादा टेंडेंसी, ऐसे ही SO4 नहीं दे देता जिंक को, जिंक पॉजिटिव हुआ पड़ा है कॉपर से थोड़ा ज्यादा, कॉपर से फास्टली, कॉपर से रैपिडली, कॉपर की तुलना में ज्यादा स्पीड से वो पॉजिटिव हुआ पड़ा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है जिंक में कॉपर के मुकाबले। जिंक में ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना, जिंक में ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके जिंक इलेक्ट्रोड जो वो पॉजिटिव हुआ पड़ा है ना, पॉजिटिव हुआ पड़ा है। कॉपर भी लूज कर रहा है लेकिन कॉपर के मुकाबले ज्यादा टेंडेंसी जिंक में है ना, ज्यादा टेंडेंसी जिंक में है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जिंक पॉजिटिव हुआ पड़ा है ये इस तरह से Zn+2, है ना। तो SO4-2 जो आयन टूटा है और H+, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, निगेटिव वाला, है ना, निगेटिव वाला तो पॉजिटिव के पास ही जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा। तो ये SO4-2 इसीलिए जिंक पे इंपार्ट करता है, जिंक को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और कॉपर ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कॉपर से ले लेता है। तो हाइड्रोजन कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जिंक को मिल जाता है सल्फर से, सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को दे देता है। ठीक है, इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, एक दिया और दूसरा लिया, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा डिफर करता है, मतलब थोड़ा मिसबैलेंस, है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाता है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड पे बात करो आप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नहीं, SO4 अपना इलेक्ट्रॉन इंपार्ट किया तो वहां पे ज्यादा हो गया। और यहाँ पे कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है कि नहीं। कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और हाइड्रोजन उसको ले लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। और जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आया, SO4-2 अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जिंक वाले पे ज्यादा है और कॉपर वाले पे कम है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में जो ये वेरिएशन आया, इसकी वजह से सेटअप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इसी से आता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस और यही कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट, है ना। तो वही आगे अब लिखने जा रहे हैं, यहीं से आगे आप लिखोगे कि ये जो अभी आप केमिकल एक्शन देखे, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हुआ SO4-2 जिंक को दिया और हाइड्रोजन कॉपर से ले लिया, तो ये जो केमिकल एक्शन हुआ, है ना, दिस केमिकल एक्शन क्रिएट्स, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, थोड़ा जिंक पे ज्यादा हो गया कॉपर पे कम हो गया, क्रिएट्स अ डिफरेंस इन concentration of electron
ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में जो थोड़ा डिफरेंस आया, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, जिंक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और यहां पे कॉपर पे इलेक्ट्रॉन हो गया कम। ये होने की वजह से जिंक क्या हो गया, ये ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, SO4- तो अपना इलेक्ट्रॉन इंपार्ट किया, तो जिंक क्या हो गया, ये हो गया हाइयर निगेटिविटी पे चले गया, मतलब ये निगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। तो इसीलिए यहां पे ऐसे लगाते हैं जिंक ये माइनस, ये निगेटिव पोटेंशियल पे है, और कॉपर में रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन हो गया है कंसंट्रेशन, पॉजिटिविटी ज्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो पॉजिटिविटी बढ़ा है इधर, तो इसलिए आप यहां पे देखते हो ये प्लस, कॉपर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो जिंक निगेटिव पोटेंशियल पे है और कॉपर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो यहीं पे अब लिखेंगे यहां पे इसको कि जिंक इलेक्ट्रोड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, ये किस पे है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, और ये जो कॉपर है ये आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे, है ना, जिंक आ गया नेगेटिव पोटेंशियल पे, कॉपर आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे, है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। और इसी को आप नाम दे देते हो कैथोड एनोड, है ना, जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल पे है वो उसको आप क्या देते हो कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है उसको क्या देते हो एनोड। तो ये जो जिंक है निगेटिव वाला, इसको आप कहने लगते हो अब कैथोड, और कॉपर वाले को कहने लगते हो एनोड, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड निगेटिव पोटेंशियल पे है उसको आप कैथोड कहते हो, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है उसको एनोड कहते हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कैथोड और एनोड। तरीका ट्रिक बता देते हैं, बाकी आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, ये मेरा ट्रिक। एनोड में ये आगे ए लगा है और पॉजिटिव में ये आगे पी लगा है, ये हो गया एपी आंध्र प्रदेश, है ना, ये याद रहेगा ऐसे, आंध्र प्रदेश एपी या अरुणाचल प्रदेश, जो भी आप कर लो, एनोड और पॉजिटिव पोटेंशियल एपी, है ना। बाकी ये याद है तो कैथोड का निगेटिव होगा, ऐसे अपने आप याद रह जाएगा, है ना। तो ए और पी ये अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, जो भी आपको करना है याद करके रख लो इसको ऐसे, है ना, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो कॉपर है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, जिंक है निगेटिव पोटेंशियल पे। ये पूरा सेल का कहानी अच्छे से समझ में आया, ये पूरा सेल का कहानी अच्छे से समझ में आया। तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एक निगेटिव पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल का हो गया डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल का हो गया डिफरेंस, यही तो करना था, यही तो हुआ इस पूरे केमिकल एक्शन से। यही हम शुरू में लिखे थे स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यही होता है, जो आयंस में टूटा है SO4- जिंक को दे देता है इलेक्ट्रॉन, और H+ कॉपर से ले लेता है। तो ये जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जिंक वाला निगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है, कॉपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी को हम कहते हैं EMF, है ना, इसी को कहते हैं EMF। तो क्या हुआ, a potential difference, है ना, a potential difference is created, a potential difference is created, and this is called EMF of a cell। इसी को कहते हैं सेल का EMF। इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर शायद ये आपको कोई बताया, और एकदम ये क्रिस्टल क्लियर था, यही है सेल का EMF, है ना। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये पूरा 19 मिनट लगा है आपको पूरा बेसिक पहले फील कराने में, अब फटाफट से आगे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आगे बात करते हैं इसके डेफिनेशन वगैरह, ये सब की बात करेंगे अब। तो अब डिफाइन करते हैं इसको EMF को, वो सारा डेफिनेशन तो था ही, वो भी आप लिख सकते हो, बाकी ये अब लिखना EMF में डेफिनेशन पेपर में आए तो आप ये लिखोगे अब। तो क्या होता है EMF, तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो अभी समझ में आ गया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, या लिखो या ऑफ ए सेल लिख लो डायरेक्ट, है ना, एक सेल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट,
व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब आप इससे कोई करंट नहीं ले रहे हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का उसी को ईएमएफ कहते हैं, है ना। या इसको ऐसे कह सकते हो, दैट इज सर्किट इज ओपन, है ना, या सेल इज ओपन, ऐसे भी कह सकते हो, है कि नहीं। व्हेन इट इज ओपन, या दैट इज व्हेन इट इज ओपन, है ना। ओपन सर्किट मतलब वही, कोई करंट नहीं ले रहे। सर्किट करंट कैसे लेते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं, तो कोई करंट नहीं ले रहे और तब जो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को कहते हैं ईएमएफ, है ना, उसी को बोला जाता है ईएमएफ। ठीक है, ये एक डेफिनेशन समझ में आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का जब उसे कोई करंट नहीं ले रहे तो वो कहलाता है सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है ये भी लिख दें थोड़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है ईएमएफ। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसका है, उसको भी समझते हैं, वो भी जरूरी है ना। एक और डेफिनेशन ईएमएफ को और ऐसे डिफाइन किया जाता है, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, है ना। ये एप्सिलॉन से ऐसे डिनोट करते हैं, इसीलिए डिनोट की क्योंकि एक और डेफिनेशन बता रहे हैं ईएमएफ का, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है ये बताते हैं अभी। ये ईएमएफ का एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो ईएमएफ का एक और डेफिनेशन देखो, ईएमएफ इज वर्क डन, है ना, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, जो भी आप लिए हो, इन टेस्ट चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग या इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज, टेकिंग लिखना सही होगा। वर्क डन, सेल उस चार्ज को लेके चलाता है, नहीं तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, है ना। तो क्या है, वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। अभी समझाते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो अभी आप लोग देखें कि ये अभी एक ऐसे हम एक वेसल बनाए थे, इसमें ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, है ना, इसमें ऐसे करके ये एक इलेक्ट्रोड लगा था, इसमें ऐसे करके ये एक इलेक्ट्रोड लगा था, है ना, ये यहाँ पे ये कॉपर था पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये जिंक था नेगेटिव पोटेंशियल पे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे एक जोड़ रहे हैं कुछ कंपोनेंट, कुछ बल्ब जला रहे हैं, बल्ब है कुछ भी है ना, उसका रेजिस्टेंस है कुछ भी, ये बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आप समझ लो ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये बल्ब है, ठीक है, समझ लो बल्ब जला रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट है दोनों के बीच, प्लस माइनस करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है वही H2SO4 वाला, है ना, ये जिंक का है और ये कॉपर का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, करंट फ्लो करेगा, है ना, जब इससे आप करंट लोगे तो करंट फ्लो करेगा पूरे में, है ना, यहां से करंट जाएगा ये आई, है ना। लेकिन यहाँ पे इस बारी क्या होगा कि ये जो सेल है, करंट फ्लो मतलब करना क्या, चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का बहना ही तो करंट कहलाता है ना। तो उसके लिए सेल को मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो ये सेल जो वर्क डन कर रहा है चार्ज को फ्लो कराने में, चार्ज को लेके चलाने में, अराउंड द कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट जब बोलते हैं, ये कंप्लीट सर्किट जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इनसाइड द सेल एंड इन एक्सटर्नल सर्किट ऑल्सो, मतलब पूरा यहां से ये गया, है ना, इसको दूसरे कलर से दिखाएं तो थोड़ा फील हो, यहां से ये गया करंट, ये पूरा चार्ज जा रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रोड, ये यहां से यहां, ये पूरा, है ना, ये पूरा, ये कंप्लीट सर्किट, है ना, ये कहानी पूरा, ये कंप्लीट सर्किट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी और बाहर जो आप बल्ब जला रहे हो, जो भी रजिस्टर है आपका, उसके थ्रू भी, इंटरनल एक्सटर्नल सब, पूरे अक्रॉस थ्रू आउट
चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क डन करता है सेल, इसी को ईएमएफ कहते हैं, इसी को ईएमएफ कहा जाता है। तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, दिस इज ईएमएफ। तो कंप्लीट सर्किट जो बोल रहे हैं इसका मतलब होता है इनसाइड द सेल भी, आउटसाइड द सेल भी, थ्रू आउट चार्ज को चलाने में, ताकि वो करंट का वो कॉन्टिन्यूटी बना रहे, तो इसको कहते हैं ईएमएफ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ईएमएफ ये W/Q, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले इतनी बात समझ में आई सही से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों ही डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आया होगा। तो जितना वर्क डन करता है सेल चार्ज को सर्किट के थ्रू आउट, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल सर्किट में भी और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी, दिस इज ईएमएफ, है ना, इसी को कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब ये कुछ पॉइंट है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ ऑफ द सेल को अफेक्ट करते हैं, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये दो फैक्टर पे अफेक्ट होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, जो भी आप लिख लो, है ना, ये इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हो उससे फर्क पड़ता है ना, उससे आयंस आएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किए हो उससे फर्क पड़ता है, और इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है उससे फर्क पड़ता है, किस मटेरियल से इलेक्ट्रोड बना हुआ है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। तो जितना अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होगा उतना ज्यादा हेल्प करेगा कंडक्शन में, है ना। तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हो इस पे, और वो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, कंडक्टिंग मटेरियल का, उससे फर्क पड़ता है ईएमएफ को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। इतनी बात सही तरीके से अगर समझा पाए हैं तो हम लोग अब आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले एक और टॉपिक की जो इसी से जुड़ा हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज, है ना। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या चीज है और ये कैसे अलग है ईएमएफ से, है ना। ये कहता है हमको ईएमएफ के साथ मत जोड़िए, अलग है हम, है ना, हम अलग हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा अलग है ईएमएफ से, है ना। किस को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, तो वही कहानी है टर्मिनल वोल्टेज, वो जो आप अभी देखे थे। चलो अब ऐसे पूरा नहीं बनाते, अब शॉर्ट में, है ना। सिंबल भी देख लो आप, सेल का वो सिंबल बताना रह गया, ये इस तरह से ये होता है सिंबल सेल का, ठीक है। ये होता है सिंबल, ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव एंड को बताता है, छोटा वाला नेगेटिव एंड को, नेगेटिव पोटेंशियल को, और ये बड़ा वाला पॉजिटिव पोटेंशियल को। ये सिंबॉलिकली आप दिखा सकते हो, है ना, पूरा वो बनाए, वो पूरा कहानी की है, यही आप देखते हो बार बार सब जगह, एक बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, है ना। दोनों को बराबर मत बना देना, नहीं तो कैपेसिटर हो जाएगा। ऐसे करके बराबर मत बना देना, ये गलत है, ये सेल नहीं है, ये कैपेसिटर है ना। ये बहुत लोग करते हैं, ये एमएससी में कुछ लोग करते थे फ्रेंड्स। तो ऐसे मत करना, ये बड़ा और ये छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बैटरी सेल ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, इस पे बात कर लेते हैं। तो ये सेल हो गया और ये कुछ बल्ब जला रहे हैं, कुछ उसका रेजिस्टेंस है, वही ये एक्सटर्नल सर्किट, और यहाँ से ये करंट जाएगा, है ना, ये इस बल्ब को जलाएगा, है ना, ये कहानी चलेगी, ठीक है। ये कहानी चलने वाली है। तो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज, तो ये वही है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ईएमएफ में आप देखें अभी यहाँ पे, ये पहला वाला डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द इट। टर्मिनल वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब करंट लिया जाता है, जब सर्किट क्लोज है, जैसे यहाँ पे देखो क्लोज सर्किट आपको दिख रहा है, जब सर्किट क्लोज है और उससे हम करंट ले रहे हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे दिखाते भी हैं, है ना, यहाँ पे इसको दिखाने का चलन भी है, ये वोल्टेज V, है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, इस रजिस्टर के अलॉन्ग, या जो भी आप कंपोनेंट जला रहे हो, यूज कर रहे हो सर्किट में, उसके अलॉन्ग ये वोल्टेज, है ना। तो ये टर्मिनल वोल्टेज, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस
potential difference of a cell when current is drawn from it, है ना, when current is drawn from it, या इसको बोलते हैं that is when it is closed, है ना, when it is closed, है ना, सेल मतलब ओपन नहीं है, क्लोज है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, है ना, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट ले रहे हैं सेल से, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। ये अभी बताते हैं कैसे अलग है ये, अभी जो सेकंड डेफिनेशन इसका एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईएमएफ। इससे थोड़ा शायद कम फील आया हो कि ओपन क्लोज, ये थोड़ा कम फील आया हो, लेकिन वर्क डन वाला जब बात करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा ये कैसे अलग है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा अभी कैसे अलग है। तो टर्मिनल वोल्टेज, ये जो V देख रहे हो आप, ये डिफाइन होता है, अब पहले वाले केस में W लिख चुके हैं, थोड़ा इसको अलग दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं W प्राइम से, इस तरह, ये है, ये भी वही है, वर्क डन बाय सेल, है ना, इन टेकिंग अ चार्ज ओनली इन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, है ना, यहाँ पे वही कहते हैं वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सर्किट का मतलब होता है नॉट इनसाइड द सेल, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो जा रहा है वो तो है, लेकिन उस वर्क डन को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में नहीं लेंगे। जितना वर्क डन ये बाहर, उसके लिए पहले फिगर पे चलते हैं, ये वाला, मतलब इसको अलग कलर से दिखा के बताएं कि ये चार्ज पूरा यहां से यहां तक पूरा चला है, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट, इतने में चार्ज को जाने में जितना वर्क डन हुआ है, इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। पूरे में जो वर्क डन हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी जाके जो ये सेल में गया, ये चार्ज पूरा यहां से वहां, ये पूरा जो वर्क डन हुआ, ये तो ईएमएफ है ही, लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में, है ना, ये एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हुआ, ये भी सर्किट कंप्लीट ही है। तो यहाँ पे कंप्लीट कहने का मतलब है ओनली आउटसाइड, ओनली एक्सटर्नल ऑफ द सेल, नॉट इनसाइड, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं घुसना, है ना, तो वो फिर कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो ये सिर्फ वो वाला वर्क डन है, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को चलाने में, है ना। तो ये डेफिनेशन है, ये इस तरह से ऐसे डिफाइन करते हैं, W प्राइम है ये। तो ये क्या है, ये है वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, यहाँ पे लिखने को तो लिखते हैं अराउंड कंप्लीट सर्किट, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर कर दोगे, कंप्लीट सर्किट मतलब ओनली इन एक्सटर्नल सर्किट, नॉट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ओनली इन एक्सटर्नल सर्किट अराउंड द कंप्लीट सर्किट, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, है ना, इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे वर्क डन इसको दिखाए हैं W प्राइम से, ठीक है, इसको दिखाए हैं W प्राइम से। तो ये डिफरेंस है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में। तो अब अगर आप सोच पा रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। ईएमएफ होता है पूरे का वर्क डन, टर्मिनल वोल्टेज होता है सिर्फ वो जो एक्सटर्नल सर्किट में हम जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, उसको जलाने में, उसको ग्लो कराने में किया गया वर्क डन, सिर्फ उतने के थ्रू चार्ज को फ्लो कराने में किया गया वर्क डन। तो आइडिया लग गया होगा आपको कि ये ईएमएफ वाला पूरा काम कर रहा है, इतना अंदर भी जाके बाहर भी जाके। टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ बाहर वाले सर्किट के लिए। तो डेफिनेटली क्लियर है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होगा, है ना, क्योंकि ईएमएफ है पूरा वर्क डन है ईएमएफ, और टर्मिनल वोल्टेज है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में किया गया वर्क डन, सिर्फ आधा पार्ट का है ना। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, ये ईएमएफ से कम होगा, है ना। एनर्जी स्पेंट कम होगा, ईएमएफ में एनर्जी स्पेंट पूरा करना पड़ता है सेल को, इनसाइड आउटसाइड सब। टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ वही एनर्जी लेते हैं जो सेल खर्च कर रहा है, किधर, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में जो एनर्जी स्पेंड कर रहा है वो, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो एनर्जी स्पेंड हो रहा है सेल का, वो टर्मिनल वोल्टेज में नहीं कंसीडर करते। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्ज को चलाने में, फ्लो कराने में
जो सेल काम कर रही है वो टर्मिनल वोल्टेज में नहीं कंसीडर होता है ना, नहीं कंसीडर होता। ये बात क्लियर है। और उसी में वो सेल जो एनर्जी स्पेंड किया है, जो वर्क डन किया है, देखो सेल ईएमएफ वो जो पूरा सेल है वो दो वर्क डन कर रहा है, एक एक्सटर्नल सर्किट से चार्ज को ले जाने में और एक इलेक्ट्रोलाइट से ले जाने में, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज को ले जाने में जो एनर्जी स्पेंड हुआ है वो हम लोग नहीं लेते टर्मिनल वोल्टेज में, और जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है उसी को बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो मेरे टर्मिनल वोल्टेज में वही वाला नहीं लेते हम लोग वर्क डन, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जितना ईएमएफ का वैल्यू था वो टर्मिनल वोल्टेज में नहीं दिख रहा, तो ये कहां चल गया, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट वाला वर्क डन हम लोग नहीं ले रहे। तो एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहां से, इसको स्मॉल वी ऐसा दिखा देते हैं, ये है वोल्टेज ड्रॉप, ये है वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, है ना, वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप, और इसको डिफाइन कर रहे हैं W/Q से, है ना। तो ये क्या है, ये वाला है वर्क डन इन टेकिंग चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इनसाइड द सेल, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इनसाइड द सेल, है ना, इनसाइड द सेल। तो ये मेरे काम का भी नहीं है ना, ये मेरे काम का भी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहा है, इससे वो क्या काम, हमको तो अपना जो बाहर है उसको जलाना है। तो बाहर में जितना वर्क डन हुआ है वो सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज, है ना, उसी से हमको काम है, उसी से हमको मतलब है। दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, है ना। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया थोड़ा, जितना सेल से हमको मिला था वो पूरा एक्सटर्नल सर्किट में जाता, लेकिन वो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए भी जो गया वो थोड़ा यूजलेस हो गया, मेरे काम का नहीं है ना। तो इसको ये वोल्टेज ड्रॉप उसको कहते हैं। तो वही जितना ईएमएफ होता है उतना टर्मिनल वोल्टेज नहीं होता। तो ईएमएफ जितना है, जितना सेल एनर्जी दे रहा है वो पार्टली डिवाइड होता है, थोड़ा एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वर्क डन कराने में, चार्ज को बहाने में, चलाने में, और थोड़ा एनर्जी स्पेंड होता है एक्सटर्नल सर्किट में, जो आप बल्ब वगैरह जो लगाए हो, रजिस्टर वगैरह, उसके थ्रू करंट को ले जाने में, चार्ज को ले जाने में, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप का एक कॉन्सेप्ट आता है ना, वोल्टेज ड्रॉप का। तो ऐसा हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो E है, ये EMF जो है, ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये मिला के है, यहाँ प्राइम नहीं है, ये मिला के है ना। ये टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट और ये इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप, यही दोनों मिला के तो है ना, यही दोनों मिला के तो है, और क्या है ना, यही दोनों मिला के तो है, और कुछ थोड़ी है। EMF यही तो है ना, EMF यही तो है कि नहीं। इसको प्रूफ भी कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, है ना। ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट में, ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट में, और ये हो गया इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉजिक ले लेंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है हमेशा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आप लॉजिक ले लो तो इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, है ना। देखो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके लिए एनर्जी लगेगी, है कि नहीं, सेल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, वो जो केमिकल एनर्जी स्टोर है सेल में, है ना, शुरू में जो वो केमिस्ट्री हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वो जो केमिकल एनर्जी स्टोर है सेल में, वही एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसी का यूज हो रहा है क्या चीज में, चार्ज को चलाने में, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट और थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये पूरे से होते हुए ये पूरा काम हो रहा है, ये पूरा एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, मतलब ये जो टोटल वर्क डन हुआ है सेल के द्वारा वो किसके बराबर है, ये वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इनसाइड टेकिंग द चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी को क्या करते हैं, Q से डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइडिंग बाय Q, है ना, डिवाइडिंग बाय Q, इसको Q से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, है ना, इसको कर देते हैं Q से डिवाइड।
तो डब्ल्यू बाई क्यू क्या हो गया, ये तो होता है ईएमएफ, ये तो था ई। डब्ल्यू प्राइम बाई क्यू क्या होता है, ये आया था वी, और डब्ल्यू बाई क्यू क्या आया था, ये आया था स्मॉल वी, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तो हम पहले दिखा रहे थे, आपको समझा भी दिए थे उसी समय। ये प्रूफ भी आपको अब समझ आ गया होगा, है ना। ये प्रूफ भी आपको अब बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है ये आपको अब बहुत आसानी से समझ आ गया है ना। तो ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ईएमएफ कितना है, वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज मिला के, है ना, एक्सटर्नल सर्किट और इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतनी पूरी कहानी समझ में आई। तो यहां से आप लिख भी सकते हो टर्मिनल वोल्टेज, यहां से क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वी को इधर कर दो, ई माइनस वी, है ना। तो बस इतना हॉच पॉच नहीं करना है, बस इसको याद रखो, है ना। इसको याद रखो कि टोटल ईएमएफ जो दे रहे हैं उससे एक्सटर्नल सर्किट प्लस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, बस आप ये ध्यान रखो। बस स्मॉल मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। कैपिटल वी है टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल वी है वोल्टेज ड्रॉप, है ना, स्मॉल वी है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये पूरा कहानी था, है ना, ये पूरा कहानी था। इंटरनल रेजिस्टेंस शायद इसमें ना हो पाए, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा। एक चीज और यहाँ से हम लोग फटाफट देख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच डिफरेंस, ये पूछ लिया जाता है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे आप, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही डिफरेंस बनेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज ओपन, है ना, जब कोई करंट नहीं ले रहे तब। दूसरा इसमें क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज क्लोज्ड, है ना, व्हेन सेल इज क्लोज्ड, सेल इज क्लोज्ड। ठीक है, दूसरा और क्या बनाओगे ईएमएफ में। तो ईएमएफ ये वर्क डन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में, और ये होता है सिर्फ इंटरनल, एक्सटर्नल में, है ना। तो ये कह सकते हो कि ये ईएमएफ जो है इक्वल टू, है ना, ये फॉर्मूला देखें ना, ये V प्लस स्मॉल v वाला। तो ईएमएफ जो है ये V के बराबर हो सकता है जब सेल यूसेज में ना हो, है ना। जब आप सेल ऑन नहीं किए हो, सेल को सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हो एक्सटर्नल सर्किट से, तो ये ईएमएफ V के बराबर हो सकता है। ये दोनों में आया था ना, ये E इक्वल टू V प्लस V आया था स्मॉल v। तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा अगर आप यूज नहीं करोगे तो, है ना। करंट ड्रॉप करोगे, करंट को चलाना स्टार्ट करोगे तभी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट से जाएगा, फिर आपके एक्सटर्नल सर्किट से भी जाएगा। अगर आप ओपन करके रखे हो सर्किट तो ईएमएफ V के बराबर हो सकता है ना, ये वाला 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ V के बराबर है इफ सेल इज ओपन, है ना, इफ सेल इज ओपन। यहां भी उसी तरह से ये V जो है ये E के बराबर हो सकता है, एक ही बात है, इफ सेल इज ओपन, है ना। ये तो दोनों में एक ही बात हो गया, है ना। व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, व्हेन सेल इज ओपन, है ना। जब यूज करोगे वो भी देख लो, इन यूज, है ना, इन यूज ऑफ द सेल, जब आप सेल को यूज कर रहे हो, सेल को जब ऑन किए हो, है ना, सेल को जब ऑन कर दिए हो, सर्किट से कनेक्ट कर दिए हो वगैरह वगैरह, तो फिर क्या होगा, फिर होगा वोल्टेज ड्रॉप, है ना। फिर क्या होगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, V आएगा। तो V में कुछ फैक्टर और ऐड हो जाएगा, V, है ना। तो E जो है वो V से बड़ा होगा डेफिनेटली, है ना। E V से बड़ा होगा क्योंकि E क्या बन रहा है, V प्लस V, स्मॉल v भी ऐड हो रहा है, तो E V से बड़ा होगा। यहां पे बात करें तो यहां पे बनेगा V इक्वल टू, यहां से आप माइनस करो, इस स्मॉल v को इधर E के साथ माइनस कर लो, E माइनस स्मॉल v, है ना। तो यहां पे देखो जब सेल आप यूज करोगे, फिर से इन यूज ऑफ सेल, तो E में कुछ वैल्यू माइनस हो रहा है, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, E से कम हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि आप E में कुछ घटा दे रहे हो, कम कर दे रहे हो। तो E का जो वैल्यू था उससे कुछ माइनस कर दोगे तो V कम आएगा E से, है कि नहीं। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला एक और लास्ट डिफरेंस, एक और उस पर बात कर लेते हैं। लास्ट, ये डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ करंट पे, है ना, ये डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है ना। ये डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट,
है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट। लेकिन ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, ये डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट, है ना, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे। तो जितना ज्यादा करंट लोगे आप उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और टर्मिनल वोल्टेज उतना कम होगा, है ना। जितना ज्यादा आप करंट लोगे उतना ज्यादा चार्ज जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, है कि नहीं। जितना ज्यादा आप करंट लोगे सेल से करंट कैसे मिलेगा, पूरा वो इलेक्ट्रोलाइट का रास्ता घूम के जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो जितना ज्यादा आप करंट लोगे उतना ज्यादा चार्ज जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, वोल्टेज ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, क्या देखे, E इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी। तो यहां से V क्या बन रहा है, E माइनस वी स्मॉल वी। तो टर्मिनल वोल्टेज ये ज्यादा होता जाएगा तो ये V का वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं माइनस होता जा रहा है, दिख रहा है, ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तो और वैल्यू कम होगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मोर यू ड्रॉ द करंट, मोर इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो मोर करंट ड्रॉन मोर इज द वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा एंड लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज उतना ही कम होता जाएगा। तो जितना ज्यादा आप करंट लोगे चार्ज उतना ज्यादा फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइट से। आप जितना ज्यादा करंट ले रहे हो अपने एक्सटर्नल सर्किट के लिए तो चार्ज उतना ज्यादा जाएगा, नीचे भी तो इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए आएगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो चार्ज उतना ज्यादा फ्लो करेगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, स्मॉल v का वैल्यू ज्यादा होगा, नहीं नीचे चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा तो स्मॉल v वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि स्मॉल ई क्या होता है, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। तो और कैपिटल V फिर क्या होगा, E माइनस स्मॉल v। तो स्मॉल v बढ़ते जाएगा तो E माइनस v का वैल्यू कम होते जाएगा, नहीं ये समझ में आ रहा है कि नहीं। उदाहरण से समझ लो आप, जैसे यहाँ समझ लो 9 माइनस 2 है, क्या हुआ 7। अब जैसे 2 को इसी v को तो बढ़ा रहे हैं, 9 माइनस 4 कर दो तो क्या हो गया 5, देखो वैल्यू घट गया, 7 से 5 पे आ गए। 9 माइनस 6 कर दो, ये क्या हो गया 3। तो यही तो 2 4 6 जो यही तो है स्मॉल v, यही तो है स्मॉल v, ये आपका बढ़ रहा है तो ये घट रहा है नेट, है ना, यही बता रहे थे। तो ये कुछ डिफरेंस था, है ना, ये कुछ डिफरेंस था। आई होप आपको ये समझ में आया है, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी कहानी आपको अब समझ आई है। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।